चलिए थोड़ा सा आइडिया लेंगे बेटा कैलकुलेशंस कैसे करनी है। आल्दो डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं भी है हमें, बट फिर भी हम इतने सारे रिजल्ट याद रखेंगे, बट एटलीस्ट एक चीज को हम वेरीफाई भी करते हैं। विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म है कि अगर आपके पास कंप्लीट सर्कुलर रिंग है तो किसी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, ऑब्वियस है। बट द थिंग इज कि अगर मैं इस रिंग को सर्कल नहीं सेमी सर्कल की फॉर्म में ले लूं, या ये रिंग अगर सेमी सर्कल की फॉर्म में हो, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कैसे करेंगे। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको तो रिजल्ट ही याद रखना है, बट लेट अस सी हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डेरिवेशन करना है। सपोज एक सर्कुलर रिंग है, इनफैक्ट सेमी सर्कुलर रिंग है, जिसका रेडियस है r, और सपोज करते हैं इसका मास है m। एक चीज तो कंफर्म है कि होगा तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही, कॉन्टिन्यूस बॉडी है चाहे सेमी सर्कल है, बट है तो कॉन्टिन्यूस। सो क्या करते हैं, लेट m बी द mass of a semicircular ring of radius r, then mass पर यूनिट लेंथ कितना होगा पहले ये बताओ। mass per unit length of the ring will be equal to m by pi r। किसी को डाउट कहां से लाया फॉर्मूला? एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस रिंग की लेंथ कितनी हुई? अगर पूरी रिंग होती तो लेंथ होती 2 पाई आर। ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो गई? पाई आर। तो मास पर यूनिट लेंथ कल भी बताया था, इट्स कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। स्ट्रेट वायर थी जब हमारे पास, स्ट्रेट रॉड थी, इट वाज m by l, बट नाउ इट इज m by pi r। ठीक, छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं बेटा एज यूजुअल। छोटा सा एक एलिमेंट, लेट का मास है dm, ऐसे ही कर रहे थे हम। लेट dm बी द मास ऑफ ए स्मॉलर एलिमेंट of length dx। ये dm मास है उस छोटे से एलिमेंट का जिसकी लेंथ है dx। ठीक है, ऑफ कोर्स ये छोटा सा एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ dx है। मान लो इसके दोनों जो एंड्स हैं, इनके कारण यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है d थीटा। दिस एंगल इज d थीटा। dm बी द मास ऑफ ए स्मॉलर एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि dm by dx इज इक्वल टू m by pi r। कल आपको बताया था, तो यहाँ से आपके पास dm कितना बना? m by pi r इंटू dx बन गया, m by pi r इंटू dx। ठीक है, विजिबल है बेटा? मान लो जहां हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। पॉइंट के थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, बट एक बार करेंगे हम। और ये एंगल थीटा है, तो ये आपके पास हो गया एक्स और ये हुआ वाई। दिखाई दे रहा है? इसको आप ऐसे डिवाइड करके भी विजुअलाइज कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले डी थीटा को देखो क्या लिख सकते हैं। हेयर एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अगर ये एंगल डी थीटा है, दिस विल बी आर्क डी एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो डी एक्स कितना हो गया? आर डी थीटा लिख के
हम इस dm को ना एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ dm को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ r एंड d थीटा। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। Now if the coordinates of point P are x, y, if the coordinates of point P are x, y, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, then x equal to r cos theta and y equal to r sin theta। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी x की, हम उसकी जगह r cos theta लिखेंगे, और y की जरूरत पड़ेगी तो r sin theta लिखेंगे। ठीक है, लेट अस फाइंड द कंपोनेंट्स नाउ। एक चीज लॉजिकली आप ये समझ लो यहाँ कि पहले जब ये रिंग अगर पूरी है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेंटर में है, आधी रिंग करी तो अलोंग वाई एक्सिस देखो अभी भी सिमेट्रिक है, जितनी लेंथ इधर उतनी इधर, बट अलोंग एक्स एक्सिस ऊपर रिंग है सारी की सारी, इसलिए सेंटर ऑफ मास इधर ही कहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के इधर और इधर तो मास बराबर है, बट ऊपर सारा मास है, तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? हम आल्दो एक्स और वाई दोनों फाइंड करेंगे, बट आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखें, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर XCM एंड YCM, अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स XCM एंड YCM है, देन XCM will be equal to integration of XDM divided by DM। मैं अभी लिमिट्स भी पुट कराऊंगा, और YCM भी ऐसे ही निकालेंगे। पहले XCM लिख लेता हूं, इस DM की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, XCM will be equal to m by pi r, r ये तो कांस्टेंट बाहर लिख लिया मैंने, ये r कैंसिल ही कर दो ना, तो आप इसे m by pi into d थीटा लिख के करना। सो XCM is equal to XDM, x की जगह क्या लिखोगे, r cos थीटा, और dm की जगह m by pi d थीटा डिवाइडेड बाय अगेन dm है, सो इट इज m by pi d थीटा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला समझना आप, वी हैव टेकन ए सेमी सर्कुलर रिंग, ये एंगल थीटा है बेटा, देखना ध्यान से, ये आपको dm यहाँ एलिमेंट एक लिया हुआ है, ये एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है ना, जैसे अगर आप स्ट्रेट वायर की कल बात की थी तो 0 to L की थी इंटीग्रेशन, बट अभी यहाँ देखना, जब एलिमेंट यहाँ होगा तो थीटा विल बी 0, और पूरा घूम के यहाँ तक आ जाओगे, एलिमेंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से, थीटा विल बी पाई। तो ये 0 to पाई करोगे ना अगर आप इंटीग्रेशन, तो मतलब आपने सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, कंसीडर किया है। अगर आप 0 to 2 पाई करोगे, खुद करके देखना, तो इसका मतलब कंप्लीट सर्कल है। तो XCM क्या बन जाएगा, R M और पाई बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट m by पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास बनेगी cos थीटा की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, और ये आपके पास बनेगी थीटा की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है बेटा sin थीटा डिवाइडेड बाय पाई, लिख लो, ये d थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, पाई माइनस 0 विल बी पाई ओनली, दिस विल बी sin थीटा फ्रॉम 0 to पाई, एंड दैट बिकम पाई sin 0। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये वैल्यू 0 आ गई, चेक करो बेटा। XCM तो 0 ही आना चाहिए था, YCM देखो
सेम तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। YCM is equal to integration of YDM, integration of DM from 0 to pi, again 0 to pi ऊपर भी। तो y की जगह क्या लिखूंगा बेटा, r sin थीटा, ठीक है, 0 to pi। dm की जगह क्या लिखा था, r तो कैंसिल हो गया था, m by pi d थीटा, शायद चेक कर लेना। और नीचे फिर से m by pi d थीटा फ्रॉम 0 to pi। अगेन दिस r विल कम आउट, r ऐसे बाहर आ गया, m by pi कैंसल, r डिवाइडेड बाय पाई यहां से आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन किसकी होगी बेटा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इट मींस कि हमारा जो YCM है वो आ जाएगा r by पाई, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई। लिमिट पुट करोगे, पहले माइनस को बाहर लिखो, उससे लिमिट पुट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस r by पाई, इट विल बी cos पाई माइनस cos 1, और ये जो वैल्यू cos पाई की है, cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1, ये cos 0 है। सो वी हैव, व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ, YCM is equal to minus r by pi into cos pi is -1 minus cos 0 is 1। सो आपका आंसर आ गया बेटा 2r by pi। YCM is equal to 2r by pi। तो इस तरह से हम यहां से ऊपर यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा से करें बट इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज कर लें, 0 to पाई कर लो इंटीग्रेशन के लिमिट्स। बेटा जब आप 0 to पाई करते हो तो सेमी सर्कल, 0 to 2 पाई करोगे तो कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल की जब बारी आएगी तो इट विल बी 0 फॉर बोथ केसेस, ठीक है। अभी कुछ रिजल्ट याद क्या रखने हैं, देखो अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो किसी सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अगर इस तरह से है तो ये YCM कितना होगा, इसमें प्रूव हो गया। अभी अगर मैं डायरेक्ट बताता ना, थोड़ा सा आपको वेग लगना था कैसे आया। इंस्टेड इफ वी हैव ए सेमी सर्कुलर डिस्क, इंस्टेड ऑफ ए रिंग, अगर हमारे पास एक डिस्क है तो डिस्क में जो YCM होता है 2 की जगह 4 r by 3 पाई आएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है ना, सारे रिजल्ट हम वेरीफाई नहीं करेंगे। 2r by पाई, 4r by 3 पाई, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर यहाँ रिंग की जगह, ये नोट करते रहना बेटा, अगर हमारे पास कोई हेमी स्फेरिकल शेल है, हेमी स्फेरिकल शेल, शेल मतलब जो एम्प्टी है फ्रॉम इनसाइड है, तो स्फीयर का आधा पार्ट, इसलिए बोलेंगे हेमी स्फीयर। जैसे फुटबॉल को काट दिया तो वो शेल है, फ्रॉम इनसाइड इट इज एम्प्टी। और दूसरा हमारे पास हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है या सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। बनाने में ऐसे ही बनेगा बट ये सॉलिड है, पूरा भरा पड़ा है। बेटा किसी हेमिस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास होगा YCM जो होगा इसका, दैट विल बी एट ए डिस्टेंस
r/2, ये रेडियस r है इसका। लेकिन अगर हमारे पास एक शेल है तो इसका जो YCM है, इसका जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, उसको लिखना 3r/8। इन द सिमिलर वे अगर आपके पास कोई हॉलो कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट है h, और दूसरी तरफ आपके पास एक सॉलिड कोन है, इसकी भी हाइट h ही ले लो। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहाँ से h/3 y कोऑर्डिनेट ही आएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली लाइन बनाओगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर मास है, बट ऊपर हमेशा कम मास होता है, तो नीचे मास ज्यादा है। इसमें भी YCM है, दैट इज एट ए डिस्टेंस h/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस। और यहाँ पर वो डिस्टेंस h/3 नहीं है, यहाँ पर वो डिस्टेंस h/4 है। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं, उसके बिना नहीं काम चलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मेरे को बताओ कुछ पूछना तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके बाद। एक क्वेश्चन देखें बेटा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is made up of a solid sphere and a solid cone. इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r, मतलब इसका डायमीटर जो है दैट इज 2r, और इस कोन का जो रेडियस है वो 2r है। इसका डायमीटर 2r है और इसका रेडियस 2r है। ठीक है, इस कोन की जो हाइट है दैट इज 4r, राइट। तो ये सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड कोन है। ठीक है, मान लो दोनों की डेंसिटी एक जैसी है, डेंसिटी डिफरेंट भी हो सकती है, डेंसिटी दोनों की सेम है, मींस मटेरियल दोनों का सेम है। सॉलिड स्फीयर and solid cone both are of same material. Find location of center of mass of the system. इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करें। थोड़ा सा सोचो, फिर मैं कराता हूँ। देखो, जस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन आ गई और ये आ गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा, इसके लेफ्ट और राइट में तो बराबर मास है ना, बट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ही है सारा मास। आप क्या करो, इस सिचुएशन को या इस तरह की किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इसको वन बॉडी की जगह टू बॉडी प्रॉब्लम एज्यूम करो। इतना तो पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, तो ए कोऑर्डिनेट है बेटा ये, डेंसिटी दोनों की सेम है, मास नहीं, डेंसिटी सेम है। ए कोऑर्डिनेट हो गया ये, इसका इसका, और ये रेफरेंस है हमारे पास, अभी 0 0 इसको बोलेंगे। तो ये बेटा 4r है। अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है सॉलिड कोन का, वो h/4 पे होता है। तो ये वाला डिस्टेंस है h/4, दिस इज h/4। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये h/4 डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ h तो 4r है, सो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4r/4 मीन्स, डायरेक्ट लिख दो बेटा, y1 इज इक्वल टू
4r by 4 equals to r, y1 equals to r, और y2 है ये, दिस इज y2, पता चल रहा है ना, y2 कितना हुआ है बोलो, ये हमारा रेफरेंस है, y2 is equal to, this is 4r and this is r, 4r plus r equals to 5r, y1 is r and y2 is 5r। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। लेट अस फाइंड मास ऑफ, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो कि सेम है दोनों की, देयरफॉर मास ऑफ कोन इज इक्वल टू, मास ऑफ कोन को अगर मैं m1 ले लूं, बेटा आपको पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हुआ ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है रो और वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन, बोलो 1/3 pi r square h, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह 4r लिखना पड़ेगा, r की जगह तो कितना लिखना पड़ेगा, रेडियस कितना है इसका 2r, समझ में आ रहा है, दिस रेडियस इज 2r। यहाँ थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए आपको अगर इस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो, किसी भी कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इट विल बी 1/3 पाई, इसका रेडियस कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 4r, तो बेटा मास बनेगा आपके पास, इंटू रो भी लिख देना, मास बनेगा 16 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय 3, पता चला या दोबारा बताऊं, उसके बाद व्हाट इज, आप दोनों का मास थोड़ी सेम ले सकते हो, दोनों का मटेरियल सेम है, व्हाट इज मास ऑफ स्फीयर, mass of sphere is m2, so that is again equal to density into volume 4/3 pi r cube, पता चला, m1 भी आपके पास आ गया, m2 भी आपके पास आ गया, y1 भी निकाला हुआ है, y2 भी निकाला हुआ है, तो निकालो ना YCM, कर लोगे आगे, ट्राई करो, therefore YCM is equal to m1, मैं लिख देता हूँ m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, YCM is equal to what is m1, 16/3 pi r cube into rho into y1 is r plus 4/3 pi r cube into rho into y2 is 5r divided by m1 plus m2, तो सीधा इनको ऐड करो, 16×4 20 हो गया है ना, 20/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब कुछ करना नहीं है वैसे, इसके बाद ये पाई आर क्यूब रो कैंसिल हो जाएगा, एक ही आ रहा है ना, अच्छा दिखाएगा, ठीक है, पाई आर क्यूब बाय रो कैंसिल, पाई आर क्यूब इंटू रो कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 16/3 r 4/3 इंटू 5 20/3, कर लू मैं ही, so YCM will become पाई आर क्यूब इंटू रो कैंसिल हो गया तो बना 16/3 r प्लस 20/3 r डिवाइडेड बाय 20/3, 16 और 20 36/3r डिवाइडेड बाय 20/3,
ठीक है, 3 और 3 कैंसिल, 36/20 विल बी 18/10 आर या 1.8 आर। सर रूट में समझ कितना लो इस क्वेश्चन को। वो 1.√3 तो नहीं है कम से कम, ये √3 तो होता है 1.73, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाली हमने।